हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ई एकेडमी पर। यहाँ पर मैं आपको सी टेट, यू टेट तथा अदर स्टेट से संबंधित टेट की तैयारी करा रहा हूँ। साथ ही साथ एलटी उत्तराखंड में आने वाले शिक्षण अभिरुचि जो कि 30 नंबर का आता है उसकी भी तैयारी कराऊंगा। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अभिवृद्धि क्या होती है उसके बारे में बताया कि अभिवृद्धि का अर्थ केवल शारीरिक पक्ष से लिया गया है, जिसमें मानव के शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्यशक्ति में होने वाले परिवर्तन को ही मनोवैज्ञानिकों ने अभिवृद्धि माना है। इसके बाद हम अभिवृद्धि की परिभाषा पढ़ेंगे जो कि कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई है। बात करें हम फ्रैंक के अनुसार, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। अगर बात करूं मैं परिभाषाओं की, तो स्टूडेंट आपको यह परिभाषा एकदम ऐसे ही याद करनी होगी, क्योंकि पेपरों में यह परिभाषा पूछी जाती है। अब अगला देखिए, मुनरो के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार और भार में पाई जाने वाली वृद्धि, अर्थात बालक की शारीरिक लंबाई, चौड़ाई और भार की वृद्धि से होता है। मैंने आपको बताया था अभिवृद्धि क्या होती है। मानव शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्ति में होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि क्या है? गर्भाधान से लेकर परिपक्वता आने तक, अर्थात 18 वर्ष से 20 वर्ष तक चलती है। यानी कि हम कह सकते हैं अभिवृद्धि का एक निश्चित समय होता है, जो कि क्या है, 18 से 20 वर्ष मानी गई है। किसके द्वारा? विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक, अगर बात करें हम अगली परिभाषा की, तो वह है हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार। हर्बर्ट सोरेनसन क्या कहते थे? हर्बर्ट सोरेनसन का मानना था शरीर का बड़ा और भारी होना ही वृद्धि है। शरीर का बड़ा और भारी होना क्या है? वृद्धि है। इसी में हर्बर्ट सोरेनसन ने एक परिभाषा और दी। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार, आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा या तौला जा सकता है। बात करें हम अभिवृद्धि की, तो अभिवृद्धि क्या है? निश्चित समय तक होती है। क्या होता है अभिवृद्धि में? मानव शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्यशक्ति में परिवर्तन आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं बालक के लंबाई की, तो गर्भाधान से लेकर उसके परिपक्वता अवस्था यानी कि 18 से 20 वर्ष तक की आयु तक उसकी लंबाई में आयु के आधार पर क्या है, परिवर्तन आते रहते हैं। शैशवावस्था में उसकी हाइट कितनी थी और परिपक्वता आने तक उसकी हाइट कितनी हो जाती है, इसी के बीच को ही क्या कहा गया? अभिवृद्धि कहा गया। अब मैं बात करता हूं अभिवृद्धि की प्रकृति एवं विशेषता। यानी कि अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्राकृतिक प्रक्रिया का अर्थ यह गर्भाधान से स्टार्ट हो जाती है, जो कि 18 से 20 वर्ष तक निरंतर चलते रहती है। मानव अभिवृद्धि की प्रक्रिया गर्भावस्था से एक निश्चित काल 18 से 20 वर्ष तक की आयु तक चलती है। अगला पॉइंट देखिए, अभिवृद्धि मानव के शरीर के आकार, भार और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, जो सामान्यतः 18 से 20 वर्ष तक लगभग पूर्ण हो जाती है। मानव अभिवृद्धि मनुष्य के वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर निर्भर करती है। अगर हम पर्यावरणीय कारकों में बोले, तो उसकी आहार और विहार की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर मैं वंशानुक्रम की बात करूं, तो वंशानुक्रम से तात्पर्य बालक के माता पिता या दादा दादी या अन्य बुजुर्गों यानी कि
उनके पितरैकों द्वारा यानी कि जीन्स द्वारा जो गुण बालक को नहीं मिल पाते हैं वह क्या है, उनसे वंचित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हाइट की। कोई कोई बालक, किसी किसी बालक के माता पिता की हाइट लंबी होती है, लेकिन वह अपने माता पिता के पितरैकों से क्या हो जाता है, वंचित हो जाता है, जिससे उसकी हाइट क्या है, बढ़ती नहीं है। ठीक। और आहार विहार की बात करूं तो बालक के विकास या अभिवृद्धि में उसके आहार विहार की अति आवश्यकता या महत्वपूर्ण होता है। मानव अभिवृद्धि क्या है, मात्रात्मक होती है। इसे हम क्या है, नाप और तौल सकते हैं। किस विधि से, गणितीय विधि से। अगर मैं हाइट की बात करूं तो 5 फुट 6 इंच या 165 सेंटीमीटर हम क्या है, हाइट को नाप सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर अभिवृद्धि समाप्त हो चुका है। अब मैं बात करूंगा विकास की, कि विकास होता क्या है। जहाँ एक तरफ अभिवृद्धि को मनोवैज्ञानिकों ने केवल मानव शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्ति में होने वाले परिवर्तन माना, उसी के विपरीत मनोवैज्ञानिकों ने विकास को केवल शारीरिक पक्ष के आधार पर ना मानकर बालक के संपूर्ण पक्ष को इसमें लिया। अगर मैं बात करूं इस पक्ष में, संपूर्ण पक्ष में, उसका शारीरिक, उसका मानसिक, उसका सामाजिक, उसका संवेगात्मक, उसका भाषाई, उसका चारित्रिक, जो भी विकास है वह क्या है, गर्भावस्था से यानी कि गर्भाधान से क्या है, मृत्यु तक चलता रहता है। चाहे उसका वो शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे चारित्रिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, वो क्या है, जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। देखिए, विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता है। इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलते रहते हैं। विकास क्या है, निरंतर चलने वाली एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। ठीक। विकास की प्रक्रिया जीवन भर किसी ना किसी रूप में चलती रहती है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में क्या है, योग्यता, क्षमता, मानसिक शक्ति, सामाजिक नैतिकता, चारित्रिक विशेषताओं का क्या है, समावेश होता है। अर्थात अभिवृद्धि जहां पर मनोवैज्ञानिकों ने सीमित क्षेत्र कहा, वहां पर उन्होंने विकास को क्या कहा, एक विस्तृत रूप से लिया। यानी कि उसने, मनोवैज्ञानिकों ने विकास में बालक के गर्भाधान से मृत्यु तक जो भी परिवर्तन आते हैं या जो भी वह ग्रहण करता है एक ज्ञान के रूप में, उनको क्या कहा, उनने विकास कहा। अब बात करता हूं मैं विकास की परिभाषा, जो कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई है। हरलॉक के अनुसार, हरलॉक क्या कहते थे, विकास प्रगतिशील परिवर्तनों का एक नियमित, क्रमबद्ध एवं सुसंबद्ध पैटर्न है। ठीक। अगला इन्होंने दिया है, विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है। अगला मनोवैज्ञानिक देखिए, स्किनर के अनुसार, स्किनर क्या कहते थे, विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक। अगला देखिए, अरस्तु के अनुसार, अरस्तु क्या कहते थे, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारकों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। अगला देखिए, सोरेनसन के अनुसार, विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपरक सुधार की व्यवस्था से है, जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिमाणात्मक होता है। जहां पर बात करूं मैं अभिवृद्धि की, तो अभिवृद्धि क्या थी, मात्रात्मक थी, जिसे हम क्या है, नाप सकते थे। लेकिन विकास एक ऐसी चीज है जिसको हम क्या है, एक प्रत्यक्ष रूप से नाप तो नहीं सकते, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक तरीकों से हम विकास को नाप सकते हैं। ठीक। लाल बारबा के अनुसार, विकास का अर्थ परिपक्वता से संबंधित परिवर्तनों से होता है, जो मानव के जीवन में समय के साथ घटित होती रहती है। अगला मनोवैज्ञानिक देखिए, मुनरो के अनुसार, विकास परिवर्तन श्रृंखला होगा, यहाँ पर श्रृंखला आ गया है, परिवर्तन श्रृंखला की बस्ती है आएगा यहाँ पर, जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक
गुजरता है। किसने कहा? मुनरो ने कहा। अगला देखिए, जेम्स ड्रेवर के अनुसार विकास प्राणी में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। अब बात करता हूं मैं मानव विकास की विशेषता। जहां पर बात करूं मैं अभिवृद्धि की विशेषता की, तो अभिवृद्धि क्या है? एक मात्रात्मक होती है। दूसरा, अभिवृद्धि क्या है? एक निश्चित समय तक होती है। तीसरा, अभिवृद्धि से तात्पर्य बालक के शारीरिक पक्ष से लिया जाता है, उसके कार्य शक्ति, उसका भार, उसका आकार से लिया जाता है। अगर मैं विकास की प्रकृति एवं विशेषता की बात करूं, तो सबसे पहला पॉइंट है, मानव विकास क्या है? एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों है प्राकृतिक प्रक्रिया और क्यों है सामाजिक प्रक्रिया? आइए इनको समझते हैं। क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। चाहे उस मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। तो इस हिसाब से मनुष्य क्या है? अपने समाज में रहकर अपने गुणों का क्या करता है? विकास करता है। ठीक। अगला देखिए पॉइंट, मानव विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। मैंने बता दिया है आपको, मानव विकास क्या है? गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। अगला पॉइंट देखिए, मानव विकास मात्रात्मक वृद्धि व गुणात्मक उन्नयन दोनों होते हैं। मानव विकास में क्या है? मात्रात्मक तो होती है, साथ में क्या होती है? गुणात्मक भी होती है। मानव विकास को एक विशेष क्रम होता है जो भिन्न भिन्न आयु स्तर पर विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। अगला पॉइंट, मानव विकास वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर निर्भर करता है। अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं, तो अभिवृद्धि में भी क्या है? उसका वंशानुक्रम और पर्यावरण क्या है? उस पर हावी था। यहाँ पर भी क्या है? विकास में क्या है? वंशानुक्रम एवं पर्यावरण क्या है? निर्भर करता है। पर्यावरणीय कारकों में कहूँ तो यहाँ पर क्या है? शिक्षा को अधिक माना गया है, जबकि अभिवृद्धि में आहार विहार को लिया गया है। जैसा बालक का खाना पीना होगा वैसे ही उसका क्या है? शारीरिक पक्ष मजबूत होगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका लेंथ बढ़ेगा, उसका क्या है? शारीरिक पक्ष मजबूत होगा। अगर मैं यहाँ पर विकास की बात करूं, तो विकास में क्या है? उस शिक्षा को महत्वपूर्ण अंग माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा क्या है? बालक अपना संपूर्ण विकास कर सकता है, वह सही गलत में अंतर कर सकता है, अपना चारित्रिक विकास बढ़ा सकता है, अपना सामाजिक दायरा बढ़ा सकता है। ठीक। मात्रात्मक अभिवृद्धि होगा, यहाँ पर अभिवृद्धि हो गया है। अभिवृद्धि का मापन वीडियो से, गणितीय विधियों से किया जा सकता है। यहाँ पर वीडियो नहीं होगा, यहाँ पर गणितीय विधियों से। मैंने कहा था अभिवृद्धि को क्या है? हम गणितीय विधि से नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गुणात्मक उन्नयन यानी कि जो विकास है उसको हम गणितीय विधि से नहीं नाप सकते। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए मेरा, अभिवृद्धि और विकास में अंतर। बात करूं अभिवृद्धि की, तो मानव में वृद्धि बाद में होती है। सबसे पहले क्या होता है? उसका विकास की प्रक्रिया होती है। अगर मैं भ्रूणावस्था की बात करूं, तब जब बालक का विकास होता है तो सबसे पहले क्या है? उसका भ्रूणावस्था आता है। भ्रूण में वो क्या है? अपना जन्म लेता है। ठीक। मानव विकास की प्रक्रिया क्या है? पहले होती है, बाद में वृद्धि होती है। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य मानव शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्ति में होने वाली वृद्धि तक सीमित होती है, जबकि विकास का क्या है? एक व्यापक क्षेत्र होता है जिसमें शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, भाषाई, नैतिक, संवेगात्मक इत्यादि सम्मिलित है। ठीक। मानव अभिवृद्धि एक क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है, और मानव विकास भी क्या है? प्राकृतिक के साथ साथ क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि बालक क्या है? अपने समाज के द्वारा ही सीखता है। मानव अभिवृद्धि क्या है? एक निश्चित समय तक चलती है, जो कि 18 से 20 वर्ष अर्थात परिपक्वता तक माना गया है। मानव विकास क्या है? जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। मानव विकास एक सीमा होती है जिसे हम क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं, जबकि विकास की क्या है? कोई सीमा नहीं होती। ये क्या है? मनुष्य के जन्म यानी कि गर्भाधान से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। मानव अभिवृद्धि क्या है? मात्रात्मक होती है। विकास की बात करूं तो वो मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होती है। मात्रात्मक पक्ष को तो हम माप सकते हैं, लेकिन गुणात्मक पक्ष का मापन करना आसान नहीं है। इसके लिए कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके होते हैं। बुद्धि क्या है?
बुद्धि एक साधारण वृद्धि होगा, यहाँ पर बुद्धि आ गया है। वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है, इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही सम्मिलित होते हैं, जबकि विकास क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें वृद्धि व परिपक्वता दोनों सम्मिलित होते हैं। अभिवृद्धि का स्वरूप क्या होता है, बाह्य होता है, बाह्य होता है, यहाँ पर भाई गलत लिखा है, बाह्य होता है, जबकि विकास का स्वरूप क्या है, आंतरिक व बाह्य दोनों होता है। अगला देखिए, अगला हमारा है बाल विकास के सिद्धांत, जो कि परीक्षा की दृष्टि से एक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है। ठीक, आइए देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत। अगर मैं बाल विकास के सिद्धांत की बात करूं तो बाल विकास के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिकों ने क्या है, दो रूपों में बांटा है, यानी कि दो वर्गों में विभाजित किया है, सामान्य सिद्धांत और विशिष्ट सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत किसे कहते हैं, सामान्य सिद्धांत वे सिद्धांत होते हैं जिनमें मानव के समग्र विकास पर प्रकाश डाला जाता है, अर्थात उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका चारित्रिक विकास, उसका नैतिक विकास, इन सभी पक्षों को लिया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य विकास कहते हैं या सामान्य सिद्धांत कहते हैं। विशिष्ट सिद्धांत की बात करूं तो आपको मैंने पहली वीडियो में बताया है कि विशिष्ट सिद्धांत क्या होता है। विशिष्ट सिद्धांत वे सिद्धांत होते हैं जिनमें मानव के किसी विशेष पक्ष पर प्रकाश डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, तो इसमें क्या है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास यानी कि उसके मानसिक विकास पर प्रकाश डाला है कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका मानसिक विकास होता है। और दूसरा एग्जाम्पल कहूं तो वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास का अंतःक्रिया का सिद्धांत, जिसमें वाइगोस्की ने बताया था कि बालक का विकास उसके समाज तथा संस्कृति की अंतःक्रिया द्वारा होता है, अर्थात क्या है, बालक अपनी संस्कृति से ही सीखकर सामाजिक परिवर्तन करता है। ठीक, अगला देखिए, इसमें जैसे शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक, नैतिक या इत्यादि, यानी कि कोई वैज्ञानिक शारीरिक पक्ष को लेगा, कोई मानसिक को, कोई सामाजिक को, कोई नैतिक को। इसमें ब्रूनर का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या कहते हैं, इरिक्सन का हो गया, और वाइगोस्की का सिद्धांत हो गया, जीन पियाजे का सिद्धांत हो गया, संज्ञानात्मक सिद्धांत हो गया, नैतिक सिद्धांत हो गया, ETC। अगर हम सामान्य सिद्धांत की बात करें तो सामान्य सिद्धांत में निरंतर विकास का सिद्धांत, सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, वंशानुक्रम और पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। स्टूडेंट, मैं आपको इसमें बालक का विकास में इनकी अवस्थाएं भी पढ़ाऊंगा, जैसे शैशवावस्था में उसका क्या है, बाल्यावस्था में उसका क्या रूप होता है, और किशोरावस्था में क्या होता है, इन तीनों को भी मैं पढ़ाऊंगा। अब बात करते हैं हम विशिष्ट सिद्धांत की। तो विशिष्ट सिद्धांत में पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, इरिक्सन का सामाजिक विकास का सिद्धांत, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसमें वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सॉरी मैंने इससे पहले मैंने क्या कहते हैं, ब्रूनर का नैतिक कहा है, ब्रूनर का क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, और कोहल वर्ग का क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत। चलिए हम सामान्य सिद्धांत पर प्रकाश डालते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या है, विकास एक क्या है, निरंतर चलने वाली प्रगतिशील प्रक्रिया है, अर्थात बालक के गर्भाधान से लेकर उसके मृत्यु पर्यंत तक यह प्रक्रिया चलते रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। अगर बात करूं मैं मानव के विकास की, जब वो शैशवावस्था में होता है तो उसका शारीरिक विकास कैसे होता है, उसका मानसिक विकास कैसे होता है, उसका चारित्रिक विकास कैसे होता है, उसका सामाजिक विकास कैसे होता है। धीरे धीरे जब वो
वृद्धावस्था की ओर आ जाता है तो वहाँ पर उसका नैतिक विकास कहाँ तक पहुँचा होता है, कैसा उसका सामाजिक विकास होता है, तथा यह प्रक्रिया क्या है उसके मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। अगर बात करूँ मैं समान निरंतर विकास के सिद्धांत की, तो यह कहीं कहीं पर सामान्य रूप में चलता है, कभी धीमी गति से चलता है तो कभी तेज गति से, कभी सामान्य रूप से। शैशवावस्था की बात करूं तो बालक क्या है शैशवावस्था में तीव्र गति से अपना विकास करता है। इसी में स्किनर ने कहा था, विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होते हैं। ठीक, व्यक्ति में कोई परिवर्तन क्या है आकस्मिक नहीं होते हैं। ठीक है, अगला देखिए विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत। विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत बात करूं इस सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत के अनुसार मनोवैज्ञानिकों का यह मानना था जो बालक का विकास होता है वह क्या होता है एक निश्चित दिशा में होता है। इन्होंने इनको दो रूप में विभाजित किया, पहला मस्तिष्कोद्मुखी और दूसरा प्राक्सी मोडिस्टल या निकट दूरस्थ क्रम विकास, और मस्तिष्कोद्मुखी को शीर्ष पुच्छ क्रम विकास भी कहते हैं। अगर मस्तिष्कोद्मुखी की बात करूं तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सदैव क्या होता है सिर से पैर की ओर होता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बालक का विकास कैसा होता है, तो बालक का विकास क्या है सदैव सिर से पैर की ओर होता है। तो पहले उसका सिर का विकास सिर बनेगा, उसके बाद उसके पैर बनते हैं, धीरे धीरे उसका विकास होता है। इसे क्या कहा उन्हें मस्तिष्कोद्मुखी, यानी कि पहले उसका सर का मस्तक का विकास होगा, उसके बाद उसका पैर का विकास होगा। ठीक, सबसे पहले शिशु के सिर का विकास होता है, फिर धड़ का विकास, उसके बाद हाथों और पैरों का विकास होता है मस्तिष्कोद्मुखी का यह मतलब है। अगर बात करूं मैं प्रॉक्सिमोडिस्टल की, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है या निकट दूरस्थ क्रम क्या होता है, इसमें बालक का जो विकास होता है वो शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। अब अगला जो देखिए, अगला है हमारा सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इस सिद्धांत के अनुसार मानव का विकास एक निश्चित प्रतिमान के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य चाहे कहीं भी पैदा हुआ हो, उसका शारीरिक मानसिक भाषा एवं संवेगात्मक विकास समान रूप से होता है। हरलॉक ने कहा था, प्रत्येक जाति चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुकरण करता है। अर्थात इस सिद्धांत को समझते हैं, यह सिद्धांत कहता है कि मानव का विकास क्या है अपने प्रतिमान के अनुसार होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपने देखा होगा गाय का बच्चा या कहीं कहीं हम भैंस का बच्चा, वो कहीं भी हो, किसी देश में भी हो, किसी भी कोने में हो, तो वो क्या है अपने अनुसार ही वो अपना क्या है विकास करेगा। जैसे अगर गाय का बच्चा जैसे पैदा होते ही क्या होता है खड़ा हो जाता है, और वहीं पर भैंस का बच्चा देखा होगा ना, अपने पैदा होने के कुछ घंटों बाद खड़ा होता है। तो वो क्या है हर जगह एक समान रूप से चलता है। ऐसे ही मनुष्य की बात है, तो मानव क्या है अपने प्रतिमान अपने जाति के अनुसार ही क्या है अपना विकास करता है। शैशवावस्था की बात करूं, जब वो जन्म लेता है तो उसके मुंह में कोई भी दांत नहीं होते हैं, वो हर जगह ऐसे ही पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके मुंह में दांत पाए जाए, वो क्या होता है हम उनके मुंह में क्या है दांत नहीं पाए जाते हैं। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है 2 वर्ष का हो जाता है तो उसमें क्या है ऊपर नीचे के दांत आने लग जाते हैं। ऐसा ही क्या है हर जगह चलता है। ठीक, यह होता है समान प्रतिमान के अनुसार। ठीक हो गया, अपने ही क्या है प्रतिमान के अनुसार चलता है। अब बात करते हैं विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस, अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार बालक का शारीरिक मानसिक भाषा संवेगात्मक चारित्रिक आदि विकास क्या है एक निश्चित क्रम में होते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं भाषाई विकास की लूं तो जन्म के समय वह क्या है केवल रोने की ध्वनि निकालता है, इसके बाद वह अपने संपर्क में आने वाली ध्वनियों को सुनता है, उनका अनुकरण करता है और बोलने का प्रयत्न करता है। जब वो भाषा बोलने लग जाता है तो धीरे धीरे क्या है उसको भाषा पढ़नी और लिखनी सिखाई जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहते हैं कि बालक पहले लिखना पढ़ना सीख जाए तो यह असंभव है। बालक को लिखने पढ़ने से पहले क्या है भाषा को सुनना
होता है। अर्थात जब आपने देखा होगा, जब बालक शैशवावस्था में होता है तो वो क्या है, अपनी प्रतिक्रियाओं को रोने की आवाज, हंसने की आवाज से प्रकट करता है। धीरे धीरे जब वो बढ़ता है, वह अपने आसपास के पड़ोस, आसपास या अपने माता पिता या अपने परिवार के लोगों से क्या है, कुछ शब्द सुनता है और उन शब्दों को रिपीट करने की कोशिश करता है। जब वह बाल्यावस्था में जाता है तो वह विद्यालय में प्रवेश कर कर उन भाषाओं को लिखना पढ़ना सीखता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि क्या है, बालक के विकास में एक निश्चित क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है। ठीक, अगर यहाँ पर सीक्वेंस टूटा तो समझो उसका विकास भी रुक गया। ठीक, अब बात करते हैं सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक सदैव क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए, बच्चा पहले हर वस्तु को मुंह में रखता है, उसके बाद अनुभव द्वारा केवल खाद्य पदार्थों को ही मुंह में रखता है, उसके बाद वह एक निश्चित समय में एक निश्चित ढंग से खाना सीख जाता है। यही है क्या है, सामान्य प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। बात करूं तो मैं, आप जब बच्चे को पेन उठाना सिखाते हैं तो सबसे पहले क्या करता है, वो पेन पकड़ने की कोशिश करता है। जब वो पेन पकड़ता है तो पहले स्टार्टिंग में वो गलत तरीके से पकड़ता है। धीरे धीरे जब वो सीख जाता है कि पेन कैसे पकड़ा जाता है तो उसके बाद वो चित्र बनाना स्टार्ट करता है। इसे ही कहते हैं, सबसे पहले उसने क्या करा, पेन पकड़ा, उसके बाद उसमें क्या है, एक स्टेबिलिटी लाया, स्थायित्व लाया और उसके आधार पर उसने क्या करा, अपना पेन चलाना सीख लिया। ठीक, इसे ही कहते हैं हम सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषा दी। हरलॉक के अनुसार विकास किस किस अवस्था में बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। ये किसका मानना था, हरलॉक का। इसी में ही कागहिल ने कहा था, शिशु का पहले सिर और देह का मुख्य भाग संचालन करता है, बाद में हाथ पैर की उंगलियों का संचालन होता है। अगला देखिए हमारा एकीकरण का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट किया कि मनुष्य का विकास पूर्ण से अंश की ओर होता है, फिर उसके बाद अंश से पूर्ण की ओर होता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मानव का विकास सबसे पहले कैसे होता है, तो वो होता है पूर्ण से अंश की ओर, फिर अंश से पूर्ण की ओर। इस तथ्य को उन्होंने एकीकरण का सिद्धांत किया। अगर हम उदाहरण की बात करें तो 4-5 माह का शिशु अपने आसपास की वस्तु को बड़ा देखता है तो उसके ऊपर क्या है, अपना हाथ रख देता है। उसके बाद जब वो हाथ रखता है तो धीरे धीरे अपनी उंगलियों से उसको उठाने की कोशिश करता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके देखने और समझने और हाथ से उठाने की प्रतिक्रिया एक साथ होने लगती है। उन्हें क्या कहा, एकीकरण का सिद्धांत कहा। अगला देखिए, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, जन्म से 3 वर्ष की आयु तक विकास सबसे तीव्र गति में होता है। 3 से 6 वर्ष की आयु में मंद गति से, यहाँ पर मंद आएगा, मंद गति से होता है। 6 से 9 वर्ष की आयु में पुनः तीव्र गति से होता है। 9 से 12 वर्ष की आयु में पुनः मंद गति से होता है और 12 से 18 वर्ष तक की आयु में सामान्य गति से होता है। उसके बाद मंद गति होता है। इसे ही विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात उसका चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक विकास हो। शैशवावस्था की बात करूं, जब वो शैशवावस्था में होता है तो उसका विकास क्या है, तेज गति में होता है। जब वो बाल्यावस्था में आता है तो क्या है ना, जब वो शैशवावस्था से थोड़ा बड़ा होता है, 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु में बाल्यावस्था में आता है तो बाल्यावस्था में क्या है, वह उसकी गति थोड़ा मंद हो जाती है। जब वो 6 वर्ष से 9 वर्ष के आयु में होता है पुनः उसकी गति क्या है, बढ़ती है। इसी आधार पर उसने कहा कि विकास एक क्या है, विभिन्न गति का, विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होता है। अगला देखिए,
परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत को अनुसार मानव के सभी क्षेत्रों जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक, संवेगात्मक इत्यादि सभी प्रकार के विकास क्या है, पारस्परिक संबंध होते हैं। यह एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक के विकास के साथ अन्य सबका विकास होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं मानव के शारीरिक विकास को लेता हूं, जब उसका शारीरिक विकास होता है तो धीरे धीरे क्या है, उसका भाषाई विकास होता है, वह अपने सामाजिक विकास करता है और अपना नैतिक विकास भी करता है। अर्थात इसमें इसने कहा है कि क्या है, बालक का जैसे जैसे शारीरिक विकास होगा तो उसका क्या है, मानसिक विकास, यानी कि उसकी ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति में कुछ परिवर्तन आएंगे। अगर ज्ञान जब वो ग्रहण करेगा तो क्या है, उसमें नैतिक विकास भी उत्पन्न होगा, जिससे क्या है, नैतिक विकास से संबंध अर्थात उसमें अच्छाई बुराई जानने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इसी आधार पर उसमें क्या है, एक चारित्रिक विकास होता है, वो सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक इसीलिए क्या कहा, परस्पर संबंध का सिद्धांत कहा गया। जैसे जैसे बालक में क्या है, सभी क्षेत्र क्या है, एक दूसरे से अटैच्ड है, यानी कि अगर बालक का शारीरिक विकास हो रहा है तो साथ ही साथ उसका मानसिक विकास भी हो रहा है, उसका सामाजिक विकास भी हो रहा है, उसका भाषाई विकास भी हो रहा है, उसका नैतिक विकास भी हो रहा है। अब देखते हैं हम वंशानुक्रम व पर्यावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम और पर्यावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक हो गया। मानव विकास के क्या है, मनोवैज्ञानिकों ने कहा मानव विकास के दो मूलभूत तत्व हैं, वो क्या है, वंशानुक्रम और पर्यावरण। वंशानुक्रम में बात करूं तो वंशानुक्रम में पितृक आ जाते हैं, अर्थात माता पिता के जीन्स, माता पिता कहिए या बुजुर्गों के जीन्स कहिए, दादा दादी भी आते हैं इसमें, नाना नानी भी आते हैं, यानी कि अपने पितरों के द्वारा जो वो क्या करता है, पितरैक पाता है, उसी आधार पर बालक का विकास होता है। अगर मैं पर्यावरणीय कारकों में बोलूं तो पर्यावरण का अर्थ होता है अपने चारों ओर का आवरण। पर्यावरणीय कारकों में सामाजिक विकास होना निश्चित है। पर्यावरण से तात्पर्य उसके उस प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवर्तनों से होता है जिसमें वो रहकर अपना विकास करता है। अर्थात क्या है, मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है जो कि क्या है, अपने समाज में रहता है, अपने परिवेश यानी कि अपने आसपास चारों ओर के परिवेश में रहकर वह अपना विकास करता है, यानी कि वह समाज में रहकर अपना विकास करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास क्या है, वंशानुक्रम और पर्यावरण का योग नहीं अपितु इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। पूछ सकता है क्वेश्चन में कि क्या मानव विकास में वंशानुक्रम और पर्यावरण क्या है। पहला ऑप्शन दे सकता है योग है, दूसरा गुणा है, या तीसरा अंतः क्रिया है। तो आप किस में टिक मारेंगे, अंतः क्रिया में टिक मारेंगे। अगला देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक व्यक्तिगत दृष्टि से भिन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक ही गर्भ से उत्पन्न दो बालकों में भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, चाहे उसका शारीरिक विकास हो, चाहे उसका मानसिक विकास हो, चाहे उसका सामाजिक विकास हो। अगर एक बालक होशियार है तो यह जरूरी नहीं है कि दूसरा बालक भी होशियार है। अगर एक बालक की हाइट लंबी है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसकी हाइट भी लंबी हो, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता उसमें पाई जाती है। एक बालक अगर आंतरिक हो, यानी कि अपने में ही मगन रहने वाला हो, और दूसरा बालक सामाजिक हो, तो यह क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।